नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 6 की दूसरी वीडियो को कवर किया, जिसमें हमने उत्तराखंड में जो वन नीतियां हैं, वन शिक्षा को लेकर के, वन विद्यालयों को लेकर के और साथ में जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है उसको हमने कवर किया। आज हम अध्याय 6 की तीसरी क्लास को देखेंगे। इसमें उत्तराखंड में जो वन पाए जाते हैं उनके प्रकारों को देखेंगे, किस ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रमुख वृक्षों के वैज्ञानिक नामों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वृक्षों से जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी देखेंगे इसी वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियोस को कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में वनों के प्रकार के बारे में। उपोष्ण कटिबंधीय वन, सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे। जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं यानी उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये उत्तराखंड में 750 से लेकर 1250 मीटर से कम की ऊंचाई वाले इलाकों पर पाए जाते हैं। जो दक्षिणी ढाल वाला इलाका है यानी जो हमारा मैदानी इलाका है वहां पर 750 मीटर की ऊंचाई तक, और जो उत्तरी ढाल है यानी जो पर्वतीय इलाका है वहां पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर या वहां तक हमें उपोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन वनों का, उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा होता है? साल वृक्ष है। क्वेश्चन बनता है कि कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन है? वो चीड़ है। इसी प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो आपका साल है। ठीक है, साल का वनस्पतिक नाम क्या है? तो शूरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे हम और सारे इंपॉर्टेंट जो आपके जितने भी वृक्ष हैं उनके वैज्ञानिक वनस्पतिक नामों को देखेंगे। अन्य इंपॉर्टेंट वृक्ष और कौन कौन से इन वनों में पाए जाते हैं? इन वनों में सेमल, हल्दू, खैर, बांस, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तराखंड का पूरा उप हिमालयी क्षेत्र इसी भाग में आता है या इसी प्रकार के वनों से भरा हुआ है। उप हिमालयी क्षेत्र बेसिकली जो हमारा शिवालिक वाला इलाका है, भाबर वाला इलाका है, तराई का इलाका है, वो सारे। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। उपोष्ण कटिबंधीय वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? प्रमुख वृक्ष कौन सा है? उस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? और उत्तराखंड का जो पूरा उप हिमालयी क्षेत्र है वो इसी प्रकार के वनों में आता है। ठीक है, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन होते हैं ये हमें 1500 मीटर की ऊंचाई तक वाले इलाकों में देखने को मिलते हैं। पहली कंडीशन तो यह है, सिर्फ 1500 मीटर की ऊंचाई तक नहीं, ऐसे इलाके जो 1500 मीटर से नीचे के इलाके हैं और जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन वनों में मुख्य तौर पर ढाक, गूलर, जामुन, बेर इस प्रकार के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, जहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है 1500 मीटर की ऊंचाई तक वाले ही इलाकों में, उन इलाकों में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इन वनों को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इस प्रकार के जो वन होते हैं, जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं या पतझड़ वन होते हैं, ये किसी एक मौसम में अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, ऐसे वन मुख्य रूप से शिवालिक, दून घाटियों में पाए जाते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई तक, और ऐसे इलाके जहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, प्रमुख वृक्षों में इनमें सागौन आता है, कुछ साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसके अलावा शहतूत, पलाश भी इसी प्रकार के वृक्षों में पाया जाता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन दो हमने देखे, आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय है, दोनों के दोनों ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, दोनों के दोनों। जो शुष्क वन है उन इलाकों में जहां पर वर्षा कम होती है 1500 मीटर तक के इलाके, और जो हमारे आर्द्र वन है यानी नमी वाले वन हैं, ये उन इलाकों में 1500 मीटर तक के नीचे वाले इलाके जहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, इसके बाद अगली जो कैटेगरी है वनों के वर्गीकरण की, वो कोणधारी वन है। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, कोणधारी वन।
जो कोणधारी वन होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि ये एक के नुकीली पत्तियों वाले वन होते हैं। इनकी विशेषता क्या है? नुकीली पत्तियां इनकी होती है। ये आपके 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये आपके चट्टानी धरातल, अगर पथरीली भूमि है वहां पर भी उग जाते हैं इस प्रकार के वन। और कोणधारी वनों का जो मुख्य वृक्ष है वो चीड़ वृक्ष है। क्वेश्चन बनता है कोणधारी वनों का प्रमुख पेड़ कौन सा है? वो चीड़ वृक्ष है। चीड़ वृक्ष से ही हमें एक केमिकल मिलता है जिसे हम लीसा कहते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, पेपर में आया था कि लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ वृक्ष से। उत्तराखंड में अंग्रेजों के द्वारा लीसा टिपान कब से शुरू किया गया? 1890 से किया गया। ठीक है। अगला, पर्वतीय शीतोष्ण वन। ये हमें 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है बेसिकली इनमें बर्च यानी जो भोजपत्र होते हैं, नीली चीड़, पॉपुलर, इस प्रकार के वन हमें इस इलाके में देखने को मिलते हैं। इसी के अंतर्गत ये जो शीतोष्ण वन है हमें बांज वृक्ष भी यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में जो बांज वृक्ष है बेसिकली ओक की 3 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं, जिसमें से बांज है, मोरू है और खरसू है। ये भी पूछा जा सकता है किसमें है ये? पर्वतीय शीतोष्ण वनों में। इसके बाद अल्पाइन और उप अल्पाइन झाड़ियां यहाँ पे आती हैं। 2700 मीटर से अधिक के इलाके में हमें अल्पाइन और उप अल्पाइन झाड़ियां देखने को मिलती हैं। अल्पाइन उप अल्पाइन झाड़ियों में मुख्य तौर पर आपको सिल्वर फर, ब्लू पाइन यानी जो नीली चीड़ है, स्प्रूस है, देवदार है, बर्च यानी भोजपत्र है, इसके अलावा बुरांश भी इस ऊंचाई पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। इनकी विशेषता यह है, या इस वर्गीकरण से सवाल यह आता है कि कौन से वन तेल युक्त होते हैं, तो कौन से वृक्ष या किस प्रकार के वनों में तेल युक्त वृक्ष पाए जाते हैं? यह है आपके अल्पाइन और उप अल्पाइन जो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें मुख्य तौर पर तेल की उपस्थिति होती है। कच्ची लकड़ियां भी इनकी आसानी से जल जाती हैं। ठीक है। अगला, इसके बाद आते हैं अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान। अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान हमें 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। मुख्य तौर पर इनमें वो वृक्ष होते हैं जो ट्री लाइन के भी ऊपर आपको कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें विलो आ गया, जुनिपर आ गया, रिप्स आ गया। और फिर उन वनों के या उन वृक्षों के ऊपर के इलाकों में हमें बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, पयार, मीडो, अल्पाइन पास्चर, इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो ये सब हमें कहां देखने को मिलते हैं? 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो घास के मैदान हैं इनमें कई सारे जो पशुचारक हैं अपने पशुओं को लेकर आते हैं। इन पशुचारकों को चल घुमंतु, बकरखाल, लवड़िया, गुजर, गद्दी, अनवाल आदि इन सभी नामों से जाना जाता है। सवाल बन जाएगा, बताइए उत्तराखंड में बकरखाल शब्द किससे संबंधित है? तो घास के मैदानों यानी बुग्यालों में जो पशुचारक जाते हैं उनके लिए कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आती है हमारा टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां। देखिए, टुंड्रा जो शब्द होता है या टुंड्रा तुल्य वनस्पति का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, यानी ऐसी वनस्पतियां जो ठंडे इलाकों में देखने को मिलती है। उत्तराखंड में 3600 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर हमें टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां यानी ऐसी वनस्पतियां जो केवल बहुत ही ठंडे इलाकों में मिलती है, जैसे नॉर्मली घास हो गई या मॉस हो गई, जो लाइचेन होता है वो हो गया, वो हमें इन इलाकों में मिलती है। ज्यादातर क्षेत्रों में कोई भी वनस्पति यहां पर नहीं होती, कुछ कुछ इलाकों में ये मॉस आदि हमें मिल जाती है। इसके ऊपर 4800 मीटर के ऊपर का जो पूरा इलाका है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वहां पर कोई भी वनस्पति नहीं होती। तो ये उत्तराखंड में वनों का प्रकार हमने देखा कि कहां पर आर्द्र पतझड़ वन है, कहां पर आपके शुष्क वन है, कहां पर आपके उपोष्ण वन है, वो सब हमने यहां पे जाना। अब उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं, उनसे संबंधित जो सवाल बनते हैं उनको देख लेते हैं। उत्तराखंड के वृक्षों में सबसे पहला नाम आता है बांज वृक्ष का। बांज वृक्ष, इसका वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है क्वार्कस लाइकोटुकोफोरा। जो ल्यूकोटाइकोफोरा है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम यानी वानस्पतिक नाम है। जो बांज वृक्ष है इसे उत्तराखंड का वरदान, पहाड़ का हरा सोना और शिव की जटा भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना कहते हैं या उत्तराखंड का वरदान कहते हैं, शिव की जटा कहते हैं? बांज वृक्ष को कहते हैं। बांज वृक्ष की पूरी दुनिया में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां हमें मिलती हैं। ठीक है।
यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। अभी हमने ऊपर देखा शीतोष्ण वृक्ष के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, जो बांज वृक्ष होता है इसकी लकड़ी को काफी अच्छा माना जाता है ईंधन के रूप में जलाने के लिए। इसके अलावा काफी मजबूत इसकी लकड़ी होती है, कई सारे औजार इससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा पशुओं के चारे के लिए भी इसका इस्तेमाल कई बार होता है, तो काफी उपयोगी वृक्ष है। इसके अलावा इसकी जो जड़ें होती हैं काफी ज्यादा फैली होती हैं नॉर्मल पेड़ों की तुलना में, तो काफी हद तक ये पानी को अपने में समेट के रखता है, जमीन को पकड़ के रखता है, इसीलिए इसे काफी महत्व का पेड़ माना जाता है पहाड़ी इलाकों में, खासकर उत्तराखंड में। ठीक है, यह है बांज वृक्ष। और दूसरे कौन कौन से वृक्ष हैं और किस वृक्ष से हमें क्या मिलता है? इसके बाद आता है चीड़ वृक्ष। चीड़ वृक्ष से हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है, खैर वृक्ष, इससे कत्था बनाया जाता है। एक पेपर में सवाल आया था कि कत्था किससे बनाया जाता है? खैर वृक्ष से बनाया जाता है। ठीक है, विलो वृक्ष जो होते हैं हमारे, इसकी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भोजपत्र होते हैं जिसे बर्च भी कहते हैं, इसके तने से कागज बनाया जाता है। कागज बनाने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल होता है। देवदार, इससे हमें सुगंधित तेल और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। बुरांश और ढाक के फूलों से हमें रंग बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्प्रूस का जो वृक्ष होते हैं, इससे पैकिंग के जो डिब्बे होते हैं वो बनाने में मदद मिलती है। रिंगाल जो होता है, हस्तशिल्प जो मोष्टा है वो बनाने में इसकी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ वृक्षों का क्या उपयोग है, किसका इस्तेमाल किसमें होता है, वो पूछ लेता है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वृक्षों के वैज्ञानिक यानी उनके वानस्पतिक नाम की। इंग्लिश में लिखा हुआ है, साथ में हमने हिंदी में भी लिखा है, जिससे आपको समझने में और आसानी हो सके। सबसे पहले आता है काफल। काफल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मायरिका एस्क्यूलेंटा। ठीक है, ये काफल का वनस्पतिक नाम है। उत्तराखंड में एक पेपर में आपको एक तरफ प्रमुख जो उत्तराखंड के वृक्ष हैं वो दिए गए थे, दूसरी तरफ उनके वनस्पतिक नाम मिलान करने को आया था। ठीक है, चीड़ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? चीड़ का वैज्ञानिक नाम है पाइनस रॉक्सबर्गी। ये इसका वैज्ञानिक यानी वनस्पतिक नाम है। ठीक है, बांज वृक्ष का वनस्पतिक नाम हमने ऊपर देखा, कोरकस ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक है, देवदार की बात करें, सेड्रस डिओडेरा इसका वनस्पतिक नाम है। साल वृक्ष का हमने ऊपर देखा था, शोरिया रोबस्टा इसका वनस्पतिक नाम है। रिंगाल की बात करें, रिंगाल का वनस्पतिक नाम अरुंडिनेरिया फैलकटा है। ठीक है, भांग की बात करें, कैनबिस सैटिवा इसका वैज्ञानिक नाम है। किल्मोड़ा बेर्बेरिस एशियाटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अगले वीडियो में जब हम उत्तराखंड की औषधियों के बारे में जानेंगे जो हमें यहां पर मिलती हैं, उसमें किल्मोड़ा के बारे में और जानेंगे। फिलहाल इसका वनस्पतिक नाम याद करें, बेर्बेरिस एशियाटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। बेड़ू की बात करते हैं तो फाइकस पामटा इसका वनस्पतिक नाम है। कंडाली जिसे बिच्छू घास भी कहते हैं, उट्रिका डायोइका इसका वनस्पतिक नाम है। झंगोरा $1 बिलियन ग्रास के नाम से इसे जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम इकिनोक्लोआ फ्रोमेंटेशिया है। ठीक है, केदारपाती ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम स्कीमिया लॉरिओला है। ठीक है, भीमल की बात करते हैं, ग्रेविया ऑप्टिवा इसका वनस्पतिक नाम है। धुनेर की बात करते हैं तो फ्रेक्सिनस माइक्रेंथा इसका वनस्पतिक नाम है। खैर वृक्ष की अकेशिया कैटिचू ये इसका वनस्पतिक नाम है। सागौन इसका वनस्पतिक नाम टेक्टोन ग्रैंडिस है। हिसालू रोबस इलिप्टिकस इसका वनस्पतिक नाम है। खड़िक का वनस्पतिक नाम सेलिकस ऑस्ट्रेलियस है। टिमरू का नाम यहां पर आपका डायोस्पायरस मोंटाना हो जाएगा। पीपल का वनस्पतिक नाम फाइकस रेजिलियोसा है। बरगद का वनस्पतिक नाम फाइकस बंगाली हेसिस है। और तिमला का वनस्पतिक नाम फाइकस ऑरिकुलाटा है। ठीक है, अंत में शहतूत, इसका कई बार पेपर में आया है, ना सिर्फ उत्तराखंड के जीके में बल्कि एसएससी सीजीएल के एग्जामों में या एसएससी सीएचएसएल के एग्जामों में कई बार पूछ लेता है। मॉरस अल्बा ये किसका वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है? शहतूत का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये एक पूरी लिस्ट थी उत्तराखंड के प्रमुख वृक्षों के वनस्पतियों के वनस्पतिक नामों की। उनको आपने ध्यान रखना है, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको उनको याद करने में आसानी होगी। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर उत्तराखंड के वनों से संबंधित। एक पेपर में सवाल आया था कि ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए वनों को लगाइए। आपके पास यही विकल्प दिए गए थे कि इन पेड़ों को आपने ऊंचाई के अनुसार लगाना था कि कौन निचले इलाकों में पाए जाते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है फिर ये वन हमें देखने को मिलते हैं, ये वृक्ष।
तो इनको भी ध्यान रख लीजिए, इनका क्रम पूछा जा सकता है। अगली बार हो सकता है ऐसा सवाल बन जाए कि इन वृक्षों में सबसे ऊंचाई पर कौन से वृक्ष होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें सागौन आते हैं, फिर साल वृक्ष आते हैं, फिर चीड़, देवदार और फिर सबसे ऊपर भोजपत्र यानी बर्च के जो वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल यहां पर यह है विविध तथ्यों में कि एक क्वेश्चन आपका विविधता से भरे क्षेत्रों को लेकर पूछा जा सकता है। हमने ऊपर वनों का प्रकार देखा, किस ऊंचाई पर किस प्रकार के वन मिलते हैं। इसके अलावा एक और वर्गीकरण आपकी किताबों में दिया गया है जैव विविधता के आधार पर। किस ऊंचाई तक के इलाके को जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र माना गया है, किस ऊंचाई तक के इलाके को कम जैव विविधता वाला माना गया है, इस आधार पर। तो जैव विविधता से भरपूर वाला क्षेत्र है 1200 मीटर की ऊंचाई तक का इलाका। सामान्य जैव विविधता जहां पर नॉर्मली बायोडायवर्सिटी पाई जाती है उसे 1200 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। दुर्लभ जैव विविधता वाला क्षेत्र 3000 से 4600 मीटर की ऊंचाई पर है और बिना जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है 4600 मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलता है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने परीक्षा वाणी के चैप्टर के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।